तो विज्ञान विषय से संबंधित हमारी जो प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही है उसमें हम आज हमारा नया टॉपिक लेते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें सामान्य जानकारी और एडवांस जानकारी दोनों के तौर पे ये टॉपिक लिया गया है। ये है जेनेटिक्स। यदि विशेष तौर पर पशु परिचय भर्ती में देखें तो आपको आनुवंशिकता से संबंधित सामान्य जानकारी दे रखी है, लेकिन यदि इसको एडवांस लेवल में चले तो सामान्य जानकारी के साथ साथ डीएनए है, ट्रांसजेनिक जो कृषि और पादप है वो हैं, प्रकाश संश्लेषण है, तो ये भी इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। तो चूँकि चयन स्वयं बोर्ड है तो उसके परीक्षा का पैटर्न का कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं रहता है, तो हो सकता है इसी नाम के आधार पर वो एडवांस क्वेश्चन दे दे। तो मैं आपको कोशिश करूँगा जितने भी एडवांस यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सारे करवाने की कोशिश करूँगा। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकता या आनुवंशिक जेनेटिक्स कहा गया। क्योंकि यहाँ पे आपको थ्योरी नहीं कराई जाएगी, पूरे जो क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे एग्जाम में, और एकदम एक्यूरेट ये क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको जो ब्रीफ नॉलेज है वो यहाँ से बता दिया जाएगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिक जेनेटिक्स कहा गया। तो ऑप्शन नंबर 1 है ग्रेगर मेंडल, 2 है सीक्वेंस, 3 है एच.जे. मूलर, 4 है डब्ल्यू बेटसन। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 4 है डब्ल्यू बेटसन वो हमारा क्या हो जाएगा। देखो आनुवंशिकता जो जेनेटिक्स है मेंडल से पहले, जो मेंडल है उससे पहले भी क्या है कि आनुवंशिकता शब्द का पहले बता दिया गया था, और शब्द आनुवंशिकता जेनेटिक्स शब्द किसने यूज किया था, वो बेटसन ने, डब्ल्यू बेटसन ने यूज किया था। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आनुवंशिकता का जनक किसको कहते हैं। भले ही जेनेटिक्स का शब्द का जो उपयोग है वो तो डब्ल्यू बेटसन ने कर दिया, लेकिन उसने कुछ प्रयोग नहीं किए, प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया। तो अभी जो प्रैक्टिकल किया उसके आधार पर रिजल्ट बनाए वो था ग्रेगर जोहन मेंडल। तो वो ऑप्शन नंबर हमारा इसका क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आनुवंशिक जनक कौन कहलाता है, जी.जे. मेंडल, ग्रेगर जोहन मेंडल। तो आनुवंशिकता का जो नियम प्रतिपादन कब किया गया, 1866 में। कब किया गया, 1866 में। और उन्होंने उदाहरण जो मटर है उस पर क्या किया, अपने प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन शब्द किसने बनाया था। जीन जो शब्द है उसका उपयोग किसने किया था, वो सबसे पहले किसने बताया था। तो जीन शब्द जोहानसन ने, किसने, डब्ल्यू.एल. जोहानसन। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। तो जीन शब्द तो सबसे पहले बताया था जॉनसन ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें तो मानव में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं। युग्म कितने पाए जाते हैं, 23। ये युग्म का मतलब पेयर कितने पाए जाते हैं, पेयर 23, लेकिन गुणसूत्र होते कितने हैं, 46। कितने होते हैं, 46। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की दैहिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इस ऑप्शन का उत्तर होगा 3, 46। अभी मैंने आपको बता दिया कि यदि गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 46 है, लेकिन गुणसूत्रों का युग्म की बात करें तो कितने आ जाएंगे, 23 आ जाएंगे। क्या जाएंगे, 23 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, फिर ये कितना आ गया, 46। बूझने का अलग अलग तरीका, सब क्वेश्चन जितने भी वो सारे मैं आपको कराऊंगा। और ये क्वेश्चन इसमें क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि मानव है, अंगतंत्र है, उसमें भी आ रहे हैं। तो ये जेनेटिक्स से संबंधित है, याद रखना, जेनेटिक्स डीएनए से संबंधित है। तो जो क्वेश्चन है वो बन रहे हैं वो सारे मैं करवा रहा हूँ। एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है, किसे प्राप्त करती है। एक सामान्य बालिका है वो अपने एक्स गुणसूत्र, देखो एक्स गुणसूत्र है, एक पुरुष में भी होता है और एक महिला में भी होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, पुरुष और अपने माता और पिता दोनों से। ठीक है, एक सामान्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव नर में गुणसूत्र गठन होगा, गुणसूत्र का गठन होगा, कैसे होगा गुणसूत्र का गठन। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, 44 प्लस XY। तो एक मानव नर में, नर की बात की जा रही है, मतलब पुरुष, यदि एक मानव नर की बात की जा रही है तो उसमें कैसे गुणसूत्र होते हैं, 44 प्लस XY। ठीक है, और महिला की बात की जाए तो उसमें कैसे होंगे, 44 प्लस XX। ठीक है, उसमें XX होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव में एलिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। एलिंग गुणसूत्र कितने होते हैं भाई, आपको पता है कि टोटल कितने होते हैं, 46। उस 46 में 44 तो एलिंग ही होते हैं, और 2 कितने होते हैं, 2 के लिंगी होते हैं। एलिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, 44 होते हैं, और लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ 3 से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 44 एलिंग गुणसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का होगा या लड़की है, निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, यह है पिता पर निर्भर करता है। क्योंकि महिला है उसमें उसमें 22 प्लस, एक सेकेंड, महिला है उसमें XX जो लिंगी गुणसूत्र है उसका जोड़ा पाया जाता है XX का, और पुरुष में XY का। तो ये पुरुष है उसका X, और Y है जो Y गुणसूत्र है ये डिसाइड करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव में एक युग्मनज जिसमें पिता से एक X गुणसूत्र वंशानुगत होता है तो विकसित होगा। पिता के द्वारा यदि X हो गया तो महिला में तो हमेशा क्या, हमेशा XX ही रहता है, महिला में तो दोनों ही XX है। पिता में एक X और एक Y है, यदि ये X किसी भी X के साथ में जुड़ गया तो क्या होगा, पुत्री होगी। और यदि Y है किसी भी एक X के साथ जुड़ गया तो क्या होगा, पुत्र होगा। एक्स यदि महिला का है तो, यदि एक्स पुरुष का यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन के अनुसार कि एक्स क्या है, पुरुष का है, पिता का एक्स है, तो डेफिनेटली महिला का एक्स ही होगा, तो वो लड़की होगी, क्या होगी, लड़की। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव जाति के बच्चे में लिंग का निर्धारण कैसे होता है।
पिता से आने वाले एक्स और वाई गुणसूत्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। गुणसूत्र में कौन सम्मिलित होते हैं? गुणसूत्र में होते हैं, देखो, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन। हिस्टोन क्या होता है? गुणसूत्र प्रोटीन होती है एक तरीके से, हिस्टोन गुणसूत्र की प्रोटीन होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्या जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जेनेटिक्स जानकारी के हस्तांतरण को संदर्भित कौन करता है, बताइए। आनुवंशिक जानकारी के हस्तांतरण को संदर्भित करता है डीएनए से प्रोटीन की तरफ, डीएनए से प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बताया था? डीएनए जो संरचना है उसका सही मॉडल बताया था वाटसन और क्रिक ने। किसने बताया था? वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा नाइट्रोजनिक क्षार पायरिमिडीन का भाग नहीं है? कौन सा नहीं पायरिमिडीन का भाग, बताइए। देखो बताइए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन होता है, लेकिन ग्वानिन इसमें नहीं होता है। क्षार पायरिमिडीन का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्य क्या होता है? अनिषेचित मानव अंडे में क्या होता है? हमेशा एक्स क्रोमोसोम। क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, शिशुलिंग किसके गुणसूत्रीय योगदान पर निर्भर करता है, बताइए। पिता माता या दादी। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सी हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि शिशु है उसमें पिता तो पुत्र और पुत्री होने का निर्धारक है, तो यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो पुत्र या पुत्री होगी इस बात का डिसाइडिंग क्या होता है? पिता के गुणसूत्र से होता है, लेकिन योगदान तो दोनों का ही होगा, याद रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीव में आनुवंशिक लक्षण संतान में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, बताइए। क्रोमोसोम्स में। किसके द्वारा? क्रोमोसोम्स के द्वारा। क्रोमोसोम्स के जीन ही होते हैं, क्या होते हैं? जीन गुणसूत्र, इनको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जीन हमें आनुवंशिक इकाई होती है। अब यहाँ 3 शब्द याद रखने, जीन की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? सिस्ट्रोन। क्या होती है? सिस्ट्रोन। जीन की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? सिस्ट्रोन। और उत्परिवर्तन की इकाई क्या होती है? म्यूटोन। क्या होती है? म्यूटोन। और संयोजन की इकाई क्या होती है? रेकॉन। क्या होती है? रेकॉन। जीन की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? सिस्ट्रोन। उत्परिवर्तन की इकाई क्या होती है? म्यूटोन। संयोजन की इकाई क्या होती है? रेकॉन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में आनुवंशिक इकाई क्या है? आनुवंशिक इकाई अभी आपको बताया जीन है, क्रोमोसोम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था। डीएनए जो परीक्षण है किसके द्वारा विकसित किया गया था, बताइए। देखो, डीएनए जो परीक्षण है वो एलेफ जेफरीज द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए की जो द्वि हेलिक्स जो मॉडल है वो विकसित किया गया था, न कि पूरा। सबसे पहले डीएनए जो परीक्षण वो किया गया था एलेक्स जेफरीज द्वारा, और वाटसन क्रिक है उसने केवल हेलिक्स मॉडल दिया था, याद रखना, डीएनए का। तो यहाँ पे जो एलेक्स जेफरी ने उसने क्या किया था? डीएनए पे अनुसंधान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? कौन सी डीएनए में पाई जाने वाली? हेक्सोन। हेक्सोन जो शर्करा है, हेक्सोन जो शर्करा है वो क्या है? डीएनए में पाई जाती है। और आरएनए में कैसी शर्करा पाई जाती है? पेंटोज जो शर्करा होती है वो किस में पाई जाती है? आरएनए में। और हेक्सोज जो पाई जाती है वो किस में? वो पाई जाती है डीएनए में। निम्नलिखित में से किस प्रकार का आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है? तो ये किस में भाग लेता है? ये टीआरएनए में। टीआरएनए, ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टीआई प्लास्मिड के जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, चौसठ कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 64 जो है कोशिकाएं, उसमें क्या होगी? 63 जो कोशिकाएं हैं उसकी क्या होगी? समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। कौन सा कथन आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसलों के लिए सत्य नहीं है? रूपांतरित फसलें उनके लिए सत्य नहीं है, ठीक है। ये एलडीसी एग्जाम 2016 में आया है। अब देखते हैं, आनुवंशिक, ये तो ये सब तो है ही। अब चयन सेवा बोर्ड में कैसे भी प्रश्न पत्र डाल सकता है, उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए आपको पशु परिचित भर्ती के लिए एडवांस पढ़ना ही पड़ेगा, एक बार देखना जरूरी है। क्वेश्चन कैसा है आप अपने हिसाब से देख लेना। देखिए, पहला है, सत्य कौन सा नहीं बताना। आनुवंशिक रूपांतरण फसलों को अजैविक तनाव के प्रति अधिक सहनशील बनाते हैं। आनुवंशिक रूपांतरण रासायनिक कीटनाशक पर निर्भरता को कम करते हैं। आनुवंशिक रूपांतरण खनिज उपयोगिता की क्षमता को कम करते हैं। आनुवंशिक रूपांतरण फसल काटने के बाद होने वाली हानियों को कम करते हैं। देखो ऑप्शन हम चेक करते हैं। पहला जो ऑप्शन है, देखो, अजैविक तनाव के प्रति अधिक सहनशील बनाते हैं, ये बात सही है। नेक्स्ट है, रासायनिक कीटनाशियों पर निर्भरता को कम करते हैं, ये भी बात सही है। ज़्यादा इसमें पेस्टिसाइड वगैरह की जरूरत नहीं रहती है। आनुवंशिक रूपांतरण खनिज उपयोगिता की क्षमता को कम करते हैं। खनिज की जरूरत तो किसी पौधे के लिए जो जितनी जरूरत होती है उतनी तो उसको उपयोगिता होगी। इसका तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं कि आप जेनेटिक कितना ही बना दो। ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट आगे देखें तो चौथा नंबर ऑप्शन है, आनुवंशिक रूपांतरण फसल कटने के बाद होने वाली हानि। कटने के बाद में तो जेनेटिक हो तो कैसा ही हो, बीज कुछ नहीं कर सकता।
तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डीएनए की संरचना को द्विकुंडलित मॉडल हेतु एक्स किरणीय विवर्तन के आंकड़े दिए थे। ये किसने दिए थे? देखो डीएनए से संबंधित आपको दो बातें मैंने पहले बताई थी। डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। लेकिन यहाँ द्विकुंडली मॉडल हेतु एक्सरे जो विवर्तन है, एक्सरे विवर्तन किसने किया था? एक्सरे विवर्तन का आंकड़े दिए थे मोलिस विलिंगसन और फ्रैंकलिन द्वारा। ध्यान रखने की बात, ये यहाँ देखो विस्तार में आपको दिया हुआ है, जो विस्तार व्याख्या उसमें दिया हुआ है। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के उसने क्या किया? डीएनए की संरचना का द्विकुंडित नमूना हेलिक्स मॉडल, देखो इधर का डबल हेलिक्स जो मॉडल है वो किसने दिया था? वो दिया था वाटसन और क्रिक ने। लेकिन ये नमूना है उसका जो वैज्ञानिक जो तथ्य है, वैज्ञानिक जो प्रैक्टिकल किया था वो क्या था? मॉरिस विलिंगसन और फ्रैंकलिन है उसने एक्सरे विवर्तन से इसको क्या सिद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन क्या कहलाते हैं? विपर्यासी जो लक्षण है उनको युग्म को कोडित करने वाले जीन कहलाते हैं एलील्स। क्या कहलाते हैं? एलील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं मेंडल का स्वतंत्र अपव्ययन का नियम के अवलोकन पर आधारित है। स्वतंत्र अपव्ययन का जो नियम है वो किस पर आधारित है? एकल संकरण, द्विसंकरण, तीसरा परीक्षण संकरण, चौथा बैक संकरण। बताइए। तो ये द्विसंकरण उस पर क्या है? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम है आधारित। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेंडल ने अनुवंशिक के नियम कौन से पौधे पर अनुसंधान किया? अनुवंशिक जो नियम है वो मटर के पौधे पे। किस पे? मटर के पौधे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेंडल का स्वतंत्र अपव्ययन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुपात के आधार पर दिया गया था? सिद्ध किया गया था? तो स्वतंत्र अपव्ययन का जो सिद्धांत है वो 9:3:3:1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? सही। इस पर क्या गया था? सिद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेंडल के किस नियम की प्रस्तुति से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है? जीन संकल्पना की पुष्टि किसके द्वारा होती है? पृथक्करण के नियम के द्वारा। पृथक्करण का जो नियम है उसके द्वारा क्या होती है? जीन संकल्पना की नियम की पुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटर की फली का रंग कैसा? हरा रंग कैसा लक्षण है? कैसा लक्षण है हरा रंग? मटर की फली का प्रभावी रंग है। प्रभावी रंग वे होते हैं जो अप्रभावी पे डोमिनेंट रहते हैं, उस पर हावी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है? अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण कौन सा है? स्नैपड्रैगन। कैसा है? स्नैपड्रैगन कैसा है? अपूर्ण प्रभाविता। नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए सेंसलेशन का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए जो सेंसलेशन है उसका प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। किसने किया था? ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन सेंसलेशन में कौन से घटक अपना योगदान देते हैं? प्रोटीन सेंसलेशन में कौन से घटक अपना योगदान देते हैं? न्यूक्लियस राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक। न्यूक्लियस राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक जो झिल्ली है वो अपना योगदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रोटीन सेंसलेशन के लिए केंद्रीय सिद्धांत सेंट्रल डोगमा का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिक ने। किसने किया था? क्रिक ने। प्रोटीन सेंसलेशन के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए और आरएनए में समानता पाई जाती है क्योंकि दोनों ही क्या न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं? क्या है? दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए का चाकू कहलाता है? डीएनए निफ क्या कहलाता है? बताइए। डीएनए निफ है प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस। प्रतिबंधित जो एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए का चाकू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजनिक क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, यूरेसिल। बताइए। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। यूरेसिल किसमें होता है? आरएनए में होता है। किसमें होता है? आरएनए में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 मार्क किया जाएगा सही है। ये डीएनए से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन सेंसलेशन में जो सहायता, प्रोटीन जो सेंसलेशन है उसमें क्या सहायता करना किसका है? आरएनए का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वह अभिक्रिया जिससे उपयोगी जीन की कई प्रतिकृतियों का सेंसलेशन पात्रे विधि द्वारा किया जाता है कहलाती है? वो विधि क्या कहलाती है? पीसीआर। क्या कहलाती है? पीसीआर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एग्रोस जेल पर पृथक्करण के पश्चात डीएनए के टुकड़ों को किस डाई की सहायता से देखा जा सकता है? एथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैव उपचार से तात्पर्य क्या है? जैव उपचार से तात्पर्य क्या है? जीवों द्वारा पर्यावरण से वैसे पदार्थ का निष्कासन। जैव उपचार से क्या तात्पर्य है? जीवों द्वारा पर्यावरण से वैसे पदार्थों का निष्कासन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैव आवर्धन से तात्पर्य क्या है? जैव आवर्धन से तात्पर्य क्या है? उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जीन अभियांत्रिकी संबंधित है न्यूक्लिक अम्लों के परिवर्तन से। न्यूक्लिक अम्ल उनके परिवर्तन से क्या है? जीन अभियांत्रिकी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जीव के क्लोन से संबंधित है तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। क्लोन में माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है। क्लोन अलैंगिक द्वितीय से उत्पन्न किया जाता है। क्लोन एक समान जुड़वा एक जीव के क्लोन होते हैं। एक क्लोन के 2 क्लोन एक समान नहीं हो सकते। तो यहाँ पे
मोस्ट सुटेबल आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, क्लोन एलिंग विधि उसके द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्लोन की कॉलोनी है। क्लोन एक समान आनुवंशिकी संगठनों वाली कोशिका है, उसकी क्या कॉलोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक वयस्क देही कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली भेड़ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। फेफड़ों की बीमारी से डॉली का निधन हो गया, ये बात तो सही है। डॉली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी, स्कॉटलैंड में कहाँ पैदा हुई। डॉली की मृत्यु कहाँ हुई, ये बात भी सही। डॉली की मृत्यु कहाँ हुई थी, मृत्यु हुई थी कब हुई थी, 2003 में। कब हुई थी, 2003 में। डॉली है वो पैदा कब हुई थी, 1998 में। 1998 में नहीं हुई थी, 1995 में। और कौन था, डॉक्टर इयान विल्मिट, डॉक्टर इयान विल्मिट, उसके द्वारा क्या डॉली भेड़ उसको बनाया गया था, क्लोन के द्वारा पैदा किया था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में बंदर का क्लोन कौन सा है। बंदर का क्लोन है एंड्री। कौन सा है, एंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे पहली ट्रांसजेनिक गाय है। ट्रांसजेनिक गाय कौन सी है, रोजी है। कौन सी है, रोजी है। ट्रांसजेनिक गाय रोजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा एक ट्रांसजेनिक जंतु है। जीप। जीप क्या ट्रांसजेनिक जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की प्रथम अनुवांशिक रूपांतरित डेयरी बछड़ी का नाम क्या है। डेयरी बछड़ी का नाम है लेक्स। क्या नाम है, विश्व की जो अनुवांशिक रूपांतरित डेयरी बछड़ी है, लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। देखो उस किसके लिए, माता पिता की पहचान के लिए, बलात्कारी के लिए, चोर के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंट पितृत्व स्थापना बलात्कारवादों में अपराधी की पहचान हेतु महत्वपूर्ण परीक्षण हो गया है, ये तो कथन हो गया। उसका कारण क्या, डीएनए परीक्षण हेतु बाल, सूखे रक्त या वीर्य के सूक्ष्म नमूने पर्याप्त होते हैं। दोनों ही बातें सही है, तो स्पष्टीकरण भी है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लिया जाता है। तो कौन सी तकनीक अत्याधुनिक है, ये है डीएनए फिंगरप्रिंट। क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व किसने किया था। वो व्यक्ति था ग्रेग वेंटर और फ्रांसिस कॉलिंग्स। मानव जीनोम जो परियोजना उसको ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया को सही रूप से निरूपित करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 3 से हो जाएगा। जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, तब क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया होती है। जब निषेचन तो बाह्य होता है, विकास का आंतरिक होता है। निम्नलिखित में एक आईवीएफ उदाहरण है। आईवीएफ किसका उदाहरण है, परखंडली शिशु का। किसका है, आईवीएफ परखंडली शिशु का। तो ऑप्शन नंबर 2 है। इसमें पत्ती शब्द नहीं होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, इसलिए यहाँ पे स्टार इस ऑप्शन इसका ऑप्शन सही होगा। परखंडली जो शिशु है वो एक आईवीएफ उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, समर्थ का जीवन प्रतिपादन किया डार्विन ने। किसने किया था, डार्विन ने। नेक्स्ट देखिए, डार्विन का जहाज का नाम क्या था, वो था बीगल। क्या था, बीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगिता की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किसने किया था, वो क्या था, डार्विन ने। उपयोगिता की उत्तरजीविता किसने, डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरी गोल्डन चावल क्या है। सुनहरी गोल्डन चावल है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जाने जाते हैं, कैरोटीन के लिए उपलब्ध होती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्या जगह सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में स्वर्ण चावल पत्ती से, ये उस वक्त का करंट क्या थी, पहले की हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर इसका ऑप्शन देखें तो पराजनी तकनीक द्वारा, पराजनी तकनीकी ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्या जगह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पराजनी फसल स्वर्ण चावल किस वंश निरीक्षण के लिए तैयार किए गए थे। विटामिन ए, जो गोल्डन चावल होता है उससे क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराजनी निम्नलिखित में से किन पराजनी जंतुओं का उत्पादन अधिकतम संख्या में किया जाता है। वो क्या जाता है, चूहों का। चूहों का उत्पादन किया जाता है, अधिकतम उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो जैव पेटेंट की चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है, आगे देखते हैं। पशु विशेषत दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में जैव उर्वरक क्या है। जैव उर्वरक अजोला। अजोला जो घास है वो बहुत इंपॉर्टेंट घास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, एसिटिलीन। क्या उत्पन्न करता है, एसिटिलीन। ठीक है, आज के हमारे जो सेशन है वो कंप्लीट हुआ। इसका कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।